हेलो दोस्तों। सफल वही होते हैं जो कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं। असफलता और सफलता एक दूसरे के पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि आपने असफलता पाई है तो आप सफल नहीं हो सकते, ठीक है ना। सफलता पाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, उनको पार करना होता है। उसके बीच में असफलता की सीढ़ी है, संघर्ष की सीढ़ी है, ठीक है ना, नींद की सीढ़ी है, आलस्य की सीढ़ी है, वो सब चीज़ें पड़ती हैं। तो एक एक करके अगर जैसे जैसे हम उन स्टेप्स को पार करते जाएंगे, जैसे गेम में होता है कि गेम में लेवल 10 पे पहुंचने के लिए आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके पार करने होते हैं, जब जाके 10 पे पहुंचते हैं। इसी प्रकार सफलता भी ऐसे ही है। इसमें आपको स्टेप दर आपको हर स्टेप को पार करना पड़ता है सक्सेसफुली, और तब जाके सफलता मिलती है। ये स्टडी की बात नहीं है, हर क्षेत्र में ये बात लागू होती है कि जो भी व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है तो वो सीखता रहता है। जिसने प्रयास करना छोड़ दिया उसने सीखना छोड़ दिया, और फिर वो सफलता की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है ना। असफल भी होगा तो कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने, सही है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ फ्री अवेलेबल Cl2। परसेंटेज ऑफ फ्री अवेलेबल Cl2 ये क्या होता है? देखिए, हमारे पास में जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2, राइट। इट इज़ a very interesting compound in which we are having chlorine in +1 state as well as in -1 state. It is very important. It comes into the redox reactions. So in redox reaction chapter we will also discuss it again. So I was talking about the percentage of free available Cl2. So how it will gain? So bleaching powder when we heated with acid or water, it gives immediately Cl2 gas. How? Let's see. जैसे आपके पास CaOCl2 है, right? You are having CaOCl2. When it is treated with, you say, let's say we have taken with water, right? You can take it acid as well over here. So what we will get? CaOH whole twice plus, tell me what? Cl2 gas, right? You can balance it also. So I am talking only, is it balanced? Yeah, it is balanced. It is already balanced. So whenever you are taking bleaching powder with water or acid, a salt will be formed. We are not talking about the salt, we are interested in Cl2. तो यहाँ पे आप एसिड या वाटर के साथ में लेंगे CaOCl2 को, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और साथ में Cl2 गैस लिबरेट होगी। क्या होगा? Cl2 गैस लिबरेट होगी। अब ये कितनी Cl2 गैस लिबरेट होगी, इसी के बारे में चर्चा है। तो देखिए, आपने मैं डायरेक्ट इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ POAC पे। आपने POAC पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, कि रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कंजर्व होते हैं, और एटम्स जो हैं उनकी उसका नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इस कंपाउंड के अंदर जितना भी Cl2 ये क्लोरीन एटम थे, कितने भी क्लोरीन एटम थे, वो सारे कन्वर्ट हो गए किसमें? Cl2 में। इसमें तो आया नहीं कोई, तो यहाँ पे POAC लगा। देखिए, हमें यहाँ पे इसका वेट पता है, शुरुआत में कितना वेट था, W1 वेट है, तभी तो हिट करोगे आप। और हमें पता करना है कि इसमें से Cl2 कितनी निकलेगी, राइट। Cl2 कितनी निकलेगी, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, W1 वेट था इसका, तो हम देखेंगे सबसे पहले POAC लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑन क्लोरीन एटम, राइट, क्लोरीन एटम। तो देखिए, क्लोरीन एटम का अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा CaOCl2 का, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 एटम होंगे हमारे पास क्लोरीन के। वापस सुनिएगा, यदि एक मॉलिक्यूल होगा CaOCl2 का, तो उसमें हमारे पास 2 एटम होंगे Cl के। तो ऐसे ही क्या कर देंगे, ट्वाइस होगा, जितने भी एटम हो या मोल्स हो, मोल्स ऑफ CaOCl2
Cl2। जितने भी CuCl2 के मोल होंगे उससे डबल मोल होंगे किसके, मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम, राइट। अब यहाँ पे जितने भी मोल्स हैं वो सारे के सारे मोल्स कन्वर्ट हुए हैं किसमें, Cl2 में। देखिए Cl2 के एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम हैं, तो जितने भी मोल्स होंगे Cl2 के उसमें डबल होंगे उसके मोल्स, Cl के मोल्स ऑफ Cl2, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया। मोल्स ऑफ CaCl2 अगर वेट दिया हुआ है, वेट अपॉन बोलिए मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कैलकुलेट किया जा सकता है। कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 और क्लोरीन का 35.5 और 2 से मल्टीप्लाइड है, 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 71। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिएगा 7 और ये आ जाएगा 127। ये आ गया आपके पास में 127। इक्वेट कर लोगे, मोल्स आपको नहीं निकालना है, क्या निकालना है, वेट निकालना है, कितना अवेलेबल है। तो मोल्स के लिए वेट, सपोज इसका वेट मुझे नहीं पता, W2 मान लेता हूँ जो मुझे कैलकुलेट करना है। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ये 71 है, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, W2 निकालना है। तो यानी मास ऑफ Cl2 क्या आएगा, ये वैल्यू 71 इंटू W1 किसको माना था, मास ऑफ CaOCl2 डिवाइडेड बाई 127। सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए आपने मास कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको पास में मास है तो आपके पास में परसेंटेज ऑफ फ्री अवेलेबल Cl2 पूछेगा, तो क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ Cl2 अपॉन टोटल मास। ये तो आसान है भाई, परसेंटेज पूछेगा, यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं आप। देखिए परसेंटेज पूछेगा तो क्या करेंगे, मास ऑफ Cl2 जो बना है फॉर्म्ड अपॉन मास ऑफ CaOCl2 टेकन, मास ऑफ CaOCl2 टेकन। अब देखिए परसेंटेज की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से, तो यहाँ से ही आ जाएगा। समझ आया, क्या करना है, सिंपल POC लगाना है। POC लगाने के बाद में आपके पास में मास आ जाएगा, मास के बाद में परसेंटेज निकालना है, तो मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई 100। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अभी तक तो पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सबसे हॉट टॉपिक क्या है, यूडियोमेट्री के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला याद रखना है और डायरेक्टली अप्लाई करना है, ठीक है ना। इसके बारे में ज़्यादा ना चर्चा करते हुए हम बात करेंगे यूडियोमेट्री के बारे में। क्या होती है यूडियोमेट्री, देखिए यूडियोमेट्री एक टेक्निक है। इसकी हेल्प से हम मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर फॉर्मूला कंपाउंड का हम डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड, अननोन कंपाउंड हमें दे दिया पुड़िया में बांध के, तो हम उसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कौन सी टेक्निक की हेल्प से, यूडियोमेट्री की टेक्निक की हेल्प से। इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। इसमें जनरली क्या होता है, आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको लेते हैं और उसको कंबशन करते हैं उसका O2 के साथ में, O2 के प्रेजेंस में। देखिए कैसे, कोई भी आपके पास में जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम किसके साथ में हीट करेंगे, O2 के साथ में कंबशन करेंगे उसका। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंबशन करते हैं तो हमारे पास में क्या होती हैं, अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। गैसेज आपके पास में O2 भी आ सकती है, N2 गैस आ सकती है, राइट, ठीक है ना। और साथ में CO2 प्रोड्यूस होगा और वाटर बनेगा, ठीक है ना। साथ में क्या सकता है, O2 जो है वो O2 एक्सेस में आ सकती है, ठीक है, और पानी बनेगा और बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं हमारे पास में,
ठीक है ना। क्या किया आपने, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको O2 के साथ में हीट किया, O2 के साथ में हीट करने पर वो जलेगा, जलने के बाद में आपके पास में क्या बनेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनता ही है, हाइड्रोकार्बन्स को जलाने पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने पर CO2 प्लस वाटर तो बनेगा ही, साथ में कुछ और गैसेस भी निकलेंगी, राइट। अब देखिए ये जो चैम्बर है इससे ये बना है, इस चैम्बर में से देखिए ये गैसेस जो भी बनी हैं इसको अलग अलग एब्जॉर्बिंग चैम्बर से पास किया जाता है, अलग अलग एब्जॉर्बिंग चैम्बर से पास किया जाता है। सपोज यहाँ पे ये चैम्बर ए है, ये चैम्बर बी है, ऐसी चैम्बर सी है, ठीक है ना। ये सिंपलेस्ट डायग्राम बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये चैम्बर ए और बी और सी क्या है, ये एब्जॉर्बिंग चैम्बर है, स्पेसिफिकली किसी न किसी गैस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे चैम्बर ए है तो इसमें ये यदि मैंने चारों, ये वाटर है, ये वाटर का ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, ये तो यहीं पे रह जाएगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये वाटर जो है इसकी नेग्लिजिबल अमाउंट मान के चलते हैं हम, किसी भी रिएक्शन में बनने के बाद होने के बाद में इसकी नेग्लिजिबल अमाउंट मान के चलेंगे। देखिए यहाँ पे और भी जो गैसेज हैं, सपोज मैंने एब्जॉर्बिंग चैम्बर ए लगाया है, वो केवल और केवल किसको, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब CO2 तो यहीं पे ठहर जाएगी, अब क्या निकलेगी, O2 और N2 निकलेगी वहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे O2 को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई चैम्बर लगा दिया तो वो O2 को रोक लेगा, N2 बाहर निकल जाएगी, इस वाले चैम्बर में आ जाएगी। इस तरह से क्या होगा, आपके पास में जो जो गैसेस बनी हैं वो अलग अलग चैम्बर्स में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इन चैम्बर्स में क्या क्या लिया जाता है वो देख लेते हैं एक बार, जो मोस्ट कॉमन यूज में आते हैं। जैसे CO2 है और SO2 है, CO2 SO2 है, उसके लिए जो एब्जॉर्बिंग चैम्बर होता है वो क्या होता है, KOH का होता है, एल्कलाइन KOH का होता है, KOH का, ठीक है ना। यूँ कह देंगे कि भाई कोई चैम्बर है, आपने यूडियोमेट्री से आपने उसको क्या किया, बर्न किया इसको, जिसमें ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसको कहते हैं यूडियोमेट्री ट्यूब। क्या कहते हैं इसको, यूडियोमेट्री ट्यूब, ठीक है। हम वापस आते हैं वहीं पे, जैसे CO2 और SO2 है और यहाँ पे यूँ लिखा हुआ है इट इज़ पास, ये जो कंपाउंड है उसको बर्न किया गया और उसको पास किया गया KOH सॉल्यूशन से। तो आपको पता है KOH सॉल्यूशन में क्या होगा, CO2 या SO2 जो भी बनी होंगी इसके अंदर, अगर बनी होंगी तो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो O2 है, O2 को एब्जॉर्ब करने के लिए जो चैम्बर लिया जाता है, उस चैम्बर के अंदर हमारे पास लिया जाता है क्या, पायरोगैलोल, गैलोल या कह दो, गैलल कह दो, पायरोगैलोल। O3 होती है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए अगर O3 बनी है तो एब्जॉर्बिंग चैम्बर में क्या होना चाहिए, टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल लिया जाता है एब्जॉर्बिंग चैम्बर में। ऐसे ही हमारे पास में अगर वाटर है तो वाटर के एब्जॉर्ब करने के लिए अमोनिया ली जाती है, ठीक है ना, अमोनिया होगी आपके पास में। ऐसे ही CO गैस बनती है, क्या बनती है, CO गैस बनती है। CO गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, एक बार की बात है, ठीक है ना, वो नहीं एक बार की बात है जब प्यासा गोवा था, एक बार की बात है, आपको याद कर लेंगे तो आसानी से हो जाएंगी ये चीज़ें याद करते करते, क्वेश्चंस करते हुए। अब इनको देखिए कैसे यूज में करना है, और यहाँ पे हेल्प लेंगे हम किसकी, POAC की, राइट। POAC की हेल्प से, और इन एब्जॉर्बिंग चैम्बर में कितनी कितनी गैस एब्जॉर्ब हुई है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते रहेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, राइट। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उनकी हेल्प से हम समझते हैं कि भाई यूडियोमेट्री से हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, ए 100 ml, a 10 ml of solution of gaseous hydrocarbon was burned completely in 80 ml of O2 at STP. The remaining gas occupied 70 ml at STP. This volume became 50 ml on treatment with the KOH solution. What is the formula of hydrocarbon? तो आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत बड़ा इसकी वैल्यू दी हुई है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये तो हाथ पाँव फूल जाएंगे। नहीं, बहुत आसान है, आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए आगे, देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। आपको क्या दिया गया है, 10
ml है, गैसियस हाइड्रोकार्बन है। ये 10 ml हाइड्रोकार्बन, आपको पता है हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। मुझे नहीं पता, कार्बन X मान लिया और हाइड्रोजन है वो माई मान लिया, ठीक है। ये 10 ml दिया था, ये बर्न्ड विद द 80 ml ऑफ O2। ये तो 10 ml था, ठीक है ना, ये 10 ml था और इसको 80 ml O2 के साथ में, 80 ml है O2 उसके साथ में बर्न किया गया, और जो बना हमारे पास द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइड 70 ml, जो इससे बनी है ना, जो भी चीज़ें बनी हैं उससे बन रही है, वो 70 ml बनेगा। कितना बनेगा, 70 ml बनेगा। अब देखिए आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास में क्या बन सकता है, सीधा CO2 बनेगी और वाटर बनेगा, ठीक है ना। और साथ में क्या हो गया, हो सकता है कि O2 गैस भी बच गई हो, हाँ O2 बहुत ज़्यादा ले रखी है, O2 गैस भी बच गई हो, तो पहले पॉसिबिलिटी मान के चलेंगे, राइट। आगे देखिए STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है ना, 70 ml। द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइड द 70 ml, ठीक है, हो गया। दिस वॉल्यूम बिकम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। अब ये जो है इसको KOH के चैम्बर से पास किया जाए, किससे, KOH से चैम्बर से पास किया जाए, तो ये जो गैस है, ये भी जो भी मटेरियल है वो पूरा का पूरा कितना बन जाता है, बिकम 50 ml। इसका मतलब इसको KOH से पास किया, KOH से पास किया तो ये क्या हो गया, 50 ml हो गया, ठीक है ना। अब मुझे पता है KOH से, मैंने जैसे बताया था, KOH से पास करने पर कौन सी गैस ऑब्जॉर्व होती है, CO2 गैस ऑब्जर्व होती है, ये SO2। अब SO2 तो कहाँ लेना देना है नहीं यहाँ पे, तो कौन सी गैस ऑब्जर्व होगी, CO2 गैस ऑब्जर्व होगी। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, CO2 गैस को ऑब्जर्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 70 ml था टोटल और यहाँ पे कितना हो गया, 50 ml। पानी की जो क्वांटिटी है उसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पहले बताया था। तो पानी जो है, क्योंकि आप कंडेंस करेंगे रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और कंटेनर की दीवारों पे ड्रॉपलेट्स उसकी जम जाएंगी और वो ड्रॉपलेट्स हैं बहुत ही नेग्लिजिबल होंगी। अगर वो बात करे अपने से कि भाई अमोनिया के सॉल्यूशन से पास किया गया है तब को थोड़ा वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, तो क्योंकि मैंने बताया अमोनिया के साथ में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वाटर की तब तक जब ना कहा जाए तब तक हम पानी को क्या मान के चलेंगे, उसकी अमाउंट जितनी बनी है उसको नेग्लिजिबल वॉल्यूम मान के चलेंगे, राइट। देखिए अब यहाँ पे CO2 जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी KOH से, तो ये शुरुआत में 70 था, बाद में 50 हो गया। तो देखने से पता चल रहा है, अंधा भी बता देगा कि ये 50 ml जो बना है उसमें से, और ये शुरुआत में 70 ml था, तो 50 ml घटा देंगे तो 20 ml जो है KOH एब्जॉर्ब करता है CO2 को, तो CO2 20 ml बनी थी कहीं ना कहीं, राइट। अब देखिए 50 ml के बाद में भी ये रुक ही नहीं रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन, अब ये फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का बताना है। तो ये आपने देखो इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन कर लिया, राइट। अब देखिए क्या इक्वेशन रही होगी, क्या इक्वेशन रही होगी, सीधी सी बात है, CXHY है और उसको O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये था शुरुआत में 10 ml, ये था, देखिए ये कितना काम में आया होगा, ये देखिए। अब यहाँ पे CO2 को तो एब्जॉर्व कर लिया, इसका मतलब बच क्या गया, O2 बचा है। O2 हमने लिया था कितना, 80 ml, और बच कितना गया, 50 ml। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ पास करने के बाद में एक और गैस बन रही है, 50 ml है, तो कितने क्या होगी, ओके वो क्या होगी, O2 होगी। O2 50 ml बची हुई है और शुरुआत में ली थी 80 ml, तो कितनी ml यूज में आई है, बता दे भाई, 30 ml। कितना ही है, 30 ml। 30 ml काम में आई है क्योंकि 80 ली गई थी, 50 बच गई है। अब देखिए इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा CO2 और H2O। अब देखिए CO2 कितनी बनी है, ये बनी है 20 ml, हमने यहाँ से इंटरप्रेट कर लिया था, ये बनी है 20 ml, और पानी का हमें पता नहीं, राइट, पानी के हमें पता नहीं क्योंकि डेटा दिया ही नहीं है पानी का। अब इसको इसके हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से POAC लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगाना है कार्बन पे, फिर लगाना है आपको हाइड्रोजन पे, और फिर लगाना है ऑक्सीजन पे सबसे लास्ट में। देखिए POAC लगाता हूँ सबसे पहले मैं, POAC ऑन कार्बन, कार्बन पे लगाऊंगा। देखिए कार्बन के इसके अंदर कितने मोल होंगे, X इंटू, अब आप लगाना सीख गए होंगे, मोल ऑफ CXHY, ठीक है ना। अब यहाँ पे और कहीं जगह तो कार्बन काम में आ नहीं रहा है, बन किस में रहा है, CO2 में, CO2 में बन रहा है। तो देखिए क्या होगा, CO में कार्बन कितना है, 1 है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। अब ध्यान कीजिएगा, मैंने बताया था आपको
है ना। एवोगैड्रो लॉ में मोल कंसेप्ट जब शुरू हुआ था अपन ने बात की थी कि जो वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, वॉल्यूम का जो रेशियो वही मोल का रेशियो होता है, राइट। वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, मोल का रेशियो होता है। तो यहाँ पे मोल की जगह यहाँ पे मैं ml भी ले सकता हूँ, राइट। मोल की जगह क्या ले सकता हूँ, ml भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे x इंटू इसका कितना हो गया 10 इजिकल टू 1 इंटू ये कितना है CO2 20 है। तो यहाँ पे देखिए x मल्टीप्लाइड बाई 10 इजिकल टू 20, तो x इजिकल टू 2। एक इक्वेशन आ गई। इससे हमने पता कर लिया x की वैल्यू यहाँ पे 2 रही होगी, राइट। x की वैल्यू कितनी है, 2 है। बहुत बढ़िया, x की वैल्यू पता कर लिया आपने, ठीक है ना। तो आधा ऑप्शन आपके पास में वैसे ही कट जाएंगे। x की वैल्यू 2 पुट कर ली, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे POC लगाऊंगा मैं हाइड्रोजन पे, ठीक है ना। x की वैल्यू मेरे पास में आ गई है 2। अब मैं बात करूँगा हाइड्रोजन पे। देखिए हाइड्रोजन कितने मोल आएंगे, y इंटू मोल्स ऑफ CXHY इजकल टू हाइड्रोजन किस में बना है, पानी में। पानी में कितना आएगा 2 इंटू मोल्स ऑफ जल। देखिए इससे अभी कोई भी चीज़ इंटरप्रेट नहीं हो रही है। सीधा सीधा हम यहाँ से XY के मोल्स की जगह हम ml पुट कर देंगे, वॉल्यूम पुट कर देंगे। ये वैल्यू आएगी मेरे पास में 10y इजिकल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर। अब देखिए इसमें हम सीधा सीधा ये कर सकते हैं, ये 5 पे चला गया, 5y आ गया हमारे पास में मोल्स ऑफ वाटर के बराबर। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, राइट, इक्वेशन 1। ऐसे ही मैं इक्वेशन अब मैं लगाऊंगा POC किसके ऊपर, POC ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पे लगाऊंगा। देखिए ऑक्सीजन शुरुआत में हमारे पास में था किसमें, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 के अंदर था। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ऑक्सीजन एटम के ऊपर। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये दोनों में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो दोनों के ऊपर लगेगी 2 इंटू, देखिए यहाँ पे इसका इंडेक्स कितना है 2 इंटू, अब ये कंपाउंड क्या है मोल्स ऑफ CO2। मैंने बात की थी पहले भी कि भाई जो इंडेक्स होता है कंपाउंड के अंदर, वो इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड। इंडेक्स इसमें कितना है 1 है ऑक्सीजन का, 1 इंटू मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है जी। अब देखिए मोल्स का जो रेशियो है वॉल्यूम का रेशियो को बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स की जगह ml रख देता हूँ, उसके कितना हो गया 30। और यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 आपके पता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, बोलो जी, इसकी वैल्यू आ गई 20। और मोल्स ऑफ वाटर के मोल्स देखिए, मोल्स ऑफ वाटर पहली इक्वेशन मोल्स ऑफ वाटर इजकल टू 5y आया था हमारे पास में, तो ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ वाटर क्या आ जाएगा 5y, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो अब देखिए ये आ गया कितना 40 और ये आ गया 60, तो हमारे पास में आ जाएगा 5y इजिकल टू, ये आप पास में आएगा 60 माइनस ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 40, उधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, ये आ जाएगा 20। 5y इजिकल टू 20 एंड y इजिकल टू 20/5, इसका मतलब 4। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास में 4, x की वैल्यू आ गई 2। तो ये कंपाउंड का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा कंपाउंड, C x की वैल्यू 2 और H y की वैल्यू 4। ये क्या था C2H4 क्या होता है, बोलो जी, इथीन। कौन सी गैस ली गई थी शुरुआत में, इथीन गैस ली गई थी, आपको पता चल गया। क्या किया है, बहुत सिंपल है, आपने इंटरप्रेट किया, इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के ऊपर POC लगा दी, जो अपन पहले सीख चुके हैं, राइट। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। चलिए इसी मेथड से दूसरे सवाल को करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 7.5 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन 7.5 ml है, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन और कार्बन होगा, मानक फॉर्मूला ये है उसका, 7.5 ml था, ठीक है जी। एक्सप्लोडेड विद O2, इसको रिएक्ट कराया गया 36 ml O2 के साथ में, विस्फोट किया गया, एक्सप्लोडेड। द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन कूलिंग वाज फाउंड टू बी
इसके बाद में इसको ठंडा करने पर गैस का जो वॉल्यूम है वो 28.5 ml बना। अब देखिए गैस कौन कौन सी बनी होगी, सिंपली कभी बात की थी हमने, CO2 बनी होगी, ठीक है ना, पानी बना होगा, कूल कर दिया तो पानी तो लिक्विड फॉर्म में आ गया होगा, ठीक है ना, साथ में हो सकता है कि O2 बच गई हो सकता है O2 बच गई हो। 15 ml ऑफ विच वाज एब्जॉर्ब्ड बाय KOH। अब इसको पास किया गया KOH से, तो इसका 15 ml एब्जॉर्ब कर लिया गया, इसका मतलब इसका 15 ml कम हो गया, कौन हो गया, CO2 कितनी होगी 15 ml है। अब इसमें 15 घटा देंगे तो बच गया कितना 13.5 ml। तो यहाँ पे CO2 एब्जॉर्ब हो गई, पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये क्या है O2 है, ठीक है जी। रिमेनिंग वाज एब्जॉर्ब्ड बाय द एल्कलाइन पायरागैलोल। आपने पढ़ा था भाई एल्कलाइन पायरागैलोल को कौन एब्जॉर्ब किससे एब्जॉर्ब होता है, वो O2 को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारा का सारा एब्जॉर्ब किया किसने, पायरागैलोल ने। इसका मतलब ये कंफर्म भी हो गया कि ये यहाँ पे हमारे पास में क्या था, O2 ही गैस थी बची हुई जो थी, ठीक है ना। डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन या फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। वहीं अपन साफ सुथरी सी एक इक्वेशन बनाएंगे इस कचरे से, इस कचरे से साफ सुथरी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, कार्बन और हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन बना हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है बेसिकली। ये 7.5 ml लिया गया था, ये 7.5 ml लिया गया था, O2 के साथ में रिएक्ट कराया गया। देखिए O2 शुरुआत में ली गई थी 36 ml और लास्ट में कितनी बच गई 13.5 ml। इसका मतलब 13.5 ml का कोई यूज नहीं है, काम में नहीं आई, तो कितनी काम में आई यहाँ पे, तो 36 माइनस 13.5 घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगी 22.5। ये इसका मतलब यहाँ इस रिएक्शन में 22.5 ml तो O2 काम में आई है, ठीक है जी। इसके बाद में देखिए इस दोनों का रिएक्शन से क्या बना, CO2 और जल, CO2 और जल। CO2 कितनी एब्जॉर्ब हुई है 15 ml, तो CO2 का 15 ml है। बहुत आसान है, वैसा का वैसा क्वेश्चन बन गया। अरे भाई वैसे का वैसा क्वेश्चन बन गया। आगे देख POC लगाएगा, POC देखो कैसे लगाएगा, POC लगाएगा सबसे पहले मैंने बताया था किसके ऊपर लगाएगा, कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर लगाएगा। देखिए कार्बन का इंडेक्स कंपाउंड में X मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स ऑफ कंपाउंड, मोल्स ऑफ CXHY इजिकल टू, कार्बन किस में प्रेजेंट है CO2 में, CO2 में कार्बन का इंडेक्स 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। देखिए मोल्स का और वॉल्यूम का रेशो सेम होता है, तो X मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स ऑफ CXHY, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है मुझे 7.5 इजिकल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, इसका वॉल्यूम रख दूंगा मैं। ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे मोल्स रख दें, यहाँ पे वॉल्यूम रख दें फॉर्मूले में। देखिएगा मोल्स हैं तो मोल्स ही रखेंगे दोनों तरफ, यदि वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम ही रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मोल रख दिया यहाँ पे वॉल्यूम रख दिया, अनर्थ हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या जाएगी, देखिए ये 15/7.5, 7.5 अपॉन 15 अपॉन 7.5, तो 2 पे चला जाएगा, X की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब X की जो वैल्यू आई है हमारे पास में 2 आएगी। इसका मतलब कार्बन के जो एटम्स हैं कहीं ना कहीं कंपाउंड में, यदि एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के एटम कितने होंगे 2 होंगे। अब बात करेंगे किसके बारे में, कार्बन के बाद में किसके ऊपर लगाते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर। आपको सभी को पता है हाइड्रोजन का इंडेक्स y इंटू मोल्स ऑफ CXHY कंपाउंड का इजिकल टू, अब हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन पानी में प्रेजेंट है, तो पानी में हाइड्रोजन का इंडेक्स 2 इंटू मोल्स ऑफ जल, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है ना। मोल्स ऑफ CXHY हमें पता ही है, ये कितना है 7.5, ठीक है ना। आप 2 बार लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन को मैंने मिटा दिया है यहीं पे ही, ठीक है ना। अब किस पे लगाएगा POC लगाएगा भाई ऑक्सीजन पे, POC लगाएगा। देखिए ऑक्सीजन इस कंपाउंड के अंदर कितने हैं, इंडेक्स 2 हैं, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ बोल भाई O2। अब देखिए ऑक्सीजन उसी क्वेश्चन की तरह, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 कंपाउंड प्रेजेंट, तो इस कंपाउंड का देखिए ऑक्सीजन कितने इंडेक्स 2 हैं, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस, अब वहाँ पे ऑक्सीजन का इंडेक्स है 1 इंटू मोल्स ऑफ जल,
मोल्स ऑफ जल। अब वॉल्यूम के टर्म में चल रहा है तो वॉल्यूम ऑफ O2, O2 कितना यूज हुआ था, ये वैल्यू लिख दें 22.5। मोल्स ऑफ O2, यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे कितना, CO2 15। जल का देखिए इक्वेशन आई थी हमारे पास में, मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, इसका मतलब 7.5/2 इंटू वाई, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 7.5/2 इंटू वाई। ठीक है जी। अब इस पूरी इक्वेशन को देखिए सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका तो क्या है, सबसे आसान तरीका है कि देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इसको मल्टीप्लाई कर ले और सॉल्व कर ले। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये बोलो भाई, ये आ गया 45 इजिकल टू ये कितना आ गया 30 प्लस 7.5/2 इंटू वाई। ठीक है, इसको मिटा दूं, मिटाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। देखिए अब यहाँ से इसको 7.5/2 वाई इजिकल टू ये आ जाएगा इधर 15, क्योंकि 45 माइनस 30 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, देखिए ये 2 उधर जाएगा, 7.5 नीचे आएगा तो y इजिकल टू ये आ जाएगा 15 इंटू 2/7.5। तो 7.5 से ये चला जाएगा 2 पे और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इजिकल टू 4। ये क्या है यार, इतनी मेहनत करने के बाद में वही कंपाउंड आया है क्या, देख लो। CX की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू कितनी है 4, C2H4। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद में कार्बन पे POC लगेगी, फिर हाइड्रोजन पे लगेगी, उसके बाद ऑक्सीजन पे लगा के सोल्व कर लेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। POC का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन को आपको इजीली एक्सप्लेन किया है कि कैसे अप्रोच रहेगी, और भी कोई भी क्वेश्चन है आप POC के कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले इसमें मेथड आता है विक्टर मेयर मेथड, विक्टर मेयर मेथड। मॉलिक्यूलर वेट के डिटर्मिनेशन में सबसे पहले मेथड की बात करेंगे हम, विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड में क्या होता है भाई, इसमें जो कंडीशन है, द कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी वोलेटाइल, ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी वोलेटाइल। वोलेटाइल कंपाउंड जो होते हैं, है ना, उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सपोज ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास में, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको आप हीट करें, क्या करें, हीट करें, तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में। अब जो ये वेपर्स हैं आर कलेक्टेड, इनको कलेक्ट किया जाता है किसके ऊपर, पानी के ऊपर, कलेक्टेड ओवर वाटर, इनको वाटर के ऊपर कलेक्टेड कर लिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट कैसे देखिएगा, ये जो वेपर्स आई उसको हम इनलेट की हेल्प से यहाँ पे डाल देंगे इसमें, और इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, क्या है इसमें, वाटर, तो यहाँ गैस। अब देखिए यहाँ पे हमने एक जो मीटर जो प्रेशर जो है उसको नापने के लिए मैनोमीटर लगाया हुआ है ना, गैस के प्रेशर को नापने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये मैनोमीटर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ये कंपाउंड है, इसके और प्लस में वाटर का वेपर प्रेशर होगा, कंपाउंड का प्रेशर और प्लस में वाटर के लिए मैंने P' मान लिया, है ना। हम लिख सकते हैं P' इज द प्रेशर ड्यू टू द वाटर, क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ड्यू टू वाटर, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम P कंपाउंड क्या है, P कंपाउंड क्या है भाई, कंपाउंड क्या है, प्रेशर ड्यू टू द कंपाउंड। ठीक है ना, कंपाउंड को हीट करेंगे तो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया,
उसकी वेपर्स को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है पानी के ऊपर। देखिए आपने पता अब यहाँ पे कंपाउंड का प्रेशर निकालना है। अब यहाँ पे जो टोटल जो प्रेशर है यहाँ पे कंपाउंड की वजह से और पानी की वजह से है, तो टोटल प्रेशर जो है पीटी क्या है, किसकी वजह से, पानी की वजह से प्लस में कंपाउंड का वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब पानी का प्रेशर अकेले कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे इसको मैंने गैस नहीं डाली अभी, कंपाउंड का प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम पे लाया गया तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू द पानी ही होगा केवल और केवल, तो पी डैश की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब टोटल प्रेशर हमारे पास में है तो पी कंपाउंड निकाला जा सकता है क्या, पी कंपाउंड क्या हो जाएगा, पी टी माइनस पी डैश। ये आपको समझ में आया, ठीक है जी। पी कंपाउंड निकाला जा सकता है, प्रेशर ड्यू टू द कंपाउंड निकाला जा सकता है, क्योंकि एक बार आप केवल और केवल पानी की वजह से प्रेशर निकाल लीजिए और एक बार आप टोटल निकाल लीजिए, तो कंपाउंड का निकालने के लिए करेगा टोटल में से किसका, पानी का घटा देंगे। अब देखिए ये कंपाउंड क्या है, वेपर फॉर्म में है। वेपर फॉर्म में आपको पता है पी वी इजिकल टू क्या लगा सकते हैं अपन, पी वी इजिकल टू एन आर टी, क्योंकि ये जो गैस के लिए लगती है आइडियल गैस मान के चलेंगे यहाँ पे। अब ये प्रेशर है, कंपाउंड के लिए प्रेशर क्या है हमारे पास में, पी टी माइनस पी डैश इंटू वी। वी क्या है भाई, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो ये वॉल्यूम जो हमने गैस की वेपर्स ने या वेपर्स फॉर्म में जितनी भी एरिया ऑक्यूपाइड किया गया है, यहाँ पे ये वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, ये वाला वॉल्यूम हम लिख देंगे यहाँ पे आसानी से। भाई अब हम क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंपाउंड जो लिया था इसका W1 वेट मान रखा है हमने, तभी तो हीट किया है, तो सपोज ये W1 वेट है, इसका W1 अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट क्या होता है, मोल्स, इंटू आर की वैल्यू आपके पास में है स्टैंडर्ड, और टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आप ये रिएक्शन करा रहे हैं वो टेम्परेचर भी आपके पास, राइट। तो आपको मोलिकुलर वेट निकालना है, तो मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला आसानी से निकल जाएगा, W1 RT अपॉन पी टी माइनस पी डैश, ठीक है ना। पी डैश किसके लिए, पानी के प्रेशर के लिए। आप आसानी से मोलिकुलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं, बहुत आसान है। किसकी मेथड से, विक्टर मेयर मेथड की हेल्प से। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास में कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में, क्या है, सिल्वर सॉल्ट मेथड। देखिए सिल्वर सॉल्ट मेथड है, किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑर्गेनिक एसिड के लिए। डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछ ले आपके लिए कि भाई मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन ऑर्गेनिक एसिड का किससे किया जाता है, तो आपको बताएंगे सिल्वर सॉल्ट मेथड। देखिए क्या है सिल्वर सॉल्ट मेथड, इसके बारे में पढ़ते हैं। सिल्वर सिल्वर सॉल्ट मेथड क्या है, इसमें किसके लिए है पहले देख लीजिएगा, ओनली फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स। किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए। क्या होता है देखिए आपको पता ही है, एसिड जो होते हैं जितने H+ आयन क्या करते हैं, लूज करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, वो उनकी क्या कहलाती है, एसिड की क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है ना। आपको पता होगा जैसे आपके पास में HCl है, HCl को आप हीट करेंगे तो ये देगा H+ और Cl- है ना। इसको पानी में डालेंगे तो क्या देगा, H+ Cl-। कितना H+ लूज किया इसने, 1। तो एसिड के लिए क्या करेंगे, बेसिसिटी लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, इसकी बेसिसिटी इसकी हो जाएगी 1। ऐसे H2SO4 को पानी में डिजोल्व करेंगे, है ना, H2SO4 को डिजोल्व करेंगे तो ये बनाएगा भाई 2H+ प्लस SO4 2-, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। कितने, 2 H+ दिए हैं, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट मेथड में क्या किया जाता है, आपके पास में कोई ऑर्गेनिक एसिड है, सपोज Na लिख दिया मैंने, तो ये कितने NH+ छोड़ सकता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी भैया, इसकी बेसिसिटी हो गई, बेसिसिटी हो जाएगी इसकी n छोड़ सकता है तो n हो जाएगी, 1 छोड़ सकता है तो 1 होगी। अब देखिए इसको क्या किया हमने, सिल्वर के साथ में बहुत प्यार से इसको क्या किया, रिएक्ट कराया। रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा, AgNA बन जाएगा, ठीक है ना, AgNA बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है देखिए यार इसमें H+ जितने H+ छोड़ेगा उतनी ही पावर इसकी N+ पॉजिटिव में चला जाएगा। Ag है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, N इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Ag के भी कितने एटम चाहिए, N एटम चाहिए। ये कंपाउंड बन गया। अब देखिए इस कंपाउंड को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होगा, Ag आपके पास में क्या हो जाएगी,
प्रेसिपिटेट हो जाएगी, क्योंकि Ag क्या है, नॉन रिएक्टिव मेटल है, सिल्वर क्या है, बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है, या फिर नॉन रिएक्टिव भी कह सकते हैं, है ना, बहुत ही कम है। तो क्या होगा, रिएक्ट कर रही है, तो इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, सिल्वर की फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब देखिए इस रिएक्शन का कैसे हेल्प से, इस रिएक्शन की हेल्प से हाउ वी विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन गिवन कंपाउंड, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए POAC लगेगा यहाँ पे, POAC का बहुत इंपॉर्टेंस है। POAC से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हम POAC लगाए हैं, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो जितने भी एटम सिल्वर के यहाँ पे थे, उतने सारे एटम किस में कन्वर्ट हो गए, सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो यहाँ पे POAC लगाएंगे किसके ऊपर, Ag के ऊपर। तो Ag के ऊपर हम बताया हुआ है, किसी भी एलिमेंट में लगाते हैं तो एलिमेंट का इंडेक्स, कंपाउंड में इंडेक्स कितना है यहाँ पे निकालेंगे, और उससे POAC से क्या निकलते हैं, मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है ना। इंडेक्स कितना है n इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड, मोल्स ऑफ कंपाउंड क्या लिखेगा, मोल्स ऑफ AgNA, मोल्स आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंडेक्स तो एक ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ Ag के मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, n इंटू मोल्स ऑफ AgAn। तो यहाँ पे Ag का देखिए मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका वेट तो हमें पता ही लग जाएगा भाई, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे सपोज ये W1 बना है और ये बना है आपके पास में W2, राइट। तो देखिए मोल्स n इंटू मोल्स के लिए क्या लिखेंगे, वेट कितना है इस कंपाउंड का, कितना बना भाई, इसे रिएक्ट करने के बाद में W1 बना सपोज, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट, हमें नहीं पता भाई, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू वेट W2, हमें पता है इसका वेट कितना बनेगा, ठीक है ना, रिएक्शन कराने के बाद। और मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है, सिल्वर का कितना होता है भाई, सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट 108 होता है, 108 के अप्रॉक्स होता है, 108 मान लिया। अब इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट आपके पास में आ जाएगा, देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्ट का, m वेट ऑफ सॉल्ट, m वेट ऑफ सॉल्ट कितना आएगा भाई, ये वैल्यू उधर जाएगी, ये सारी वैल्यू क्या आएगी, नीचे आएगी, तो ये आ जाएगा 108 n इंटू W1 अपॉन W2, राइट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट आया है, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, किसका है, सॉल्ट का आया है, हमें निकालना है किसका, इस कंपाउंड का, ऑर्गेनिक एसिड का, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए आसान है, अब तो आसान कैसे है, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्ट का आ गया हमारे पास में, तो सॉल्ट से हम अगर सिल्वर का घटा दें इसमें से, तो किसका आ जाएगा हमारे पास, देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड निकालूंगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड कैसे निकलेगा, मैंने सॉल्ट का लिखा, सॉल्ट का यहाँ से निकाल ही सकते हैं। देखिए शुरुआत में W1 सॉल्ट का कितना वेट बना है ये भी पता है आपको, W2 कितना सिल्वर वेट बना है ये भी पता है, N बेसिसिटी पता है आपको एसिड की, है ना, एसिड की बेसिसिटी पता है, क्योंकि एसिड को अपन थोड़ा सा पानी में डाल डिजोल्व करके देख लेंगे कितने उसकी कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट द H+ आयन विच आर बीइंग डिलीवर्ड बाय द पर्टिकुलर गिवन ऑर्गेनिक एसिड। तो n की वैल्यू पता है, W1 की वैल्यू पता है, W2 की वैल्यू पता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड आ गया, सॉल्ट आ गया। अब एसिड का कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना, सॉल्ट का आ गया आपके पास में। अब सॉल्ट का आ गया, इसमें से अगर n इंटू 108 घटा दूं मैं, क्यों भाई, ये सॉल्ट का है पूरा, सॉल्ट में से अगर मैं एसिड जो Ag है, Ag का मॉलिक्यूलर वेट 108 है और n है, n 108 घटा दूं तो ये वेट बच जाएगा मेरे पास में A का, तो ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, ये मॉलिक्यूलर वेट किसका आ गया, A का आ गया, n इंटू 108 कर दिया। अब जो एसिड है हमारे पास में ये है बेसिकल का, इसका कैलकुलेट करना है, A का तो मेरे पास में आ गया मॉलिक्यूलर वेट, H का निकालना है, तो n है और H का कितना होता है, 1 होता है, तो कितना होता है, H का 1 होता है, तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस n कर देंगे, n मल्टीप्लाइड बाई 1, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, तो प्लस n कर देंगे, तो ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया किसका, ऑर्गेनिक एसिड का। बहुत ही आसान है, ठीक है ना, आपको कंसेप्ट को समझना है, बस एक बार समझ गए तो ये आसान है बिल्कुल, इसमें कोई भी 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसको फॉर्मूले को याद कर लेंगे, है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए आपको बता दें, ऑर्गेनिक एसिड है उसकी बेसिसिटी 2 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी, और सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट आपको दे दे, वही एसिड के Ag के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर वेट बनाता ये है, तो सीधा बता देंगे। अगर और डेटा दिया है तो उनकी हेल्प से पहले मॉलिक्यूलर वेट और सॉल्ट निकालेंगे, और फिर अपन किसका निकालेंगे, एसिड का निकालेंगे। बहुत ही आसान है। आगे बात करते हैं भाई तीसरा मेथड, है ना, वो केवल किसके लिए, बेस के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है,
बेस के लिए। नाम है क्लोरोप्लेटिनेट मेथड। बात करते हैं क्लोरोप्लेटिनेट मेथड की। इसमें देखिए जैसे मैंने बताया ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिक बेसिस। कैसे देखिए, उससे पहले हम डायरेक्टली मेथड में जाने से पहले हम बात करते हैं। जैसे आपके पास में अमोनिया है, अमोनिया कोई डेरिवेटिव है, अगर ये एक H+ लेता है तो ये बनाता है RNH3+, राइट। तो ये देखिए एक बेस है और इसने एक H+ एक्सेप्ट किया। जब बेस एक H+ एक्सेप्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, मोनो एसिडिक बेस। इसकी एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी बेस के लिए जो एसिडिटी डिफाइन की जाती है, और जो एक H+ ले रहा है उसकी बेस एसिडिटी कितनी हो जाएगी, उस बेस की 1 हो जाएगी, राइट। ऐसे ही अगर 2 लेता है तो उसकी उस बेस की एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिमिलरली आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अगर ये मैं यहाँ पे इस बेस की वैल्यू जो है अगर RNH2 की जगह मैं सिंपली एक जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ। बी बेस है हमारे पास में और यहाँ पे H+ है, इसी जगह मैं H2PtCl6 लिख लेता हूँ, क्योंकि ये जो है वो 2 H+ क्या करता है, रिलीज करता है, और 2 H+ रिलीज करने के बाद में बनता है PtCl6 है ना। तो इसकी ये क्या है, एसिड है, H+ देता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है। इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे मैंने जो बेस लिया है उसकी एसिडिटी है कितनी, 1। उसकी एसिडिटी कितनी है, 1। तो अभी देखिए क्या बनेगा, क्वेश्चन में कैसे निकलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आ जाएगा आपके पास में B2H2PtCl6, है ना। ये क्या है, मैंने ये इसको कंडेंस करके लिख दिया। एक्चुअली होगा क्या इस रिएक्शन में, ये क्या करेगा, H इसके 2 मोल चाहिए होंगे, BH2 बनेगा और यहाँ पे PtCl6 2- बनेगा। इसको कंबाइन करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए, है ना। इसके 2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी। अब देखिए बेसिस सिंपली अगर इसकी ये बेस है, इसकी एसिडिटी हमारे पास में अगर 2 होती है और साथ में हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, इसको H2PtCl6, है ना। इसकी बेसिसिटी तो फिक्स है ही, इसकी तो 2 ही होगी क्योंकि 2 H+ छोड़ेगा। अब देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा BH2PtCl6, राइट। देखिए अगर अब यहाँ पे एसिडिटी इसकी n है, इस कंपाउंड की अगर मैं देखो सिमिलरली एसिडिटी इसकी n है, इसकी तो फिक्स 2 है ही, तो क्या होगा, यहाँ से आपको जर्नल मिल गया होगा। देखिए यहाँ पे 2 आ रहा था और यहाँ पे भी एक्चुअली ये भी 2 है और ये भी 2 है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 1 हो गया। इसका मतलब B है, B के साथ में तो 2 आएगा ही आएगा, और यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है इसके यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी n, क्योंकि एसिडिटी इसकी n है। इसको n से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करी, तो ये आ गया B2, और ये जो पूरी टर्म है इसके साथ में आ गया n। देखिए यहाँ पे, तो ये हमारे पास में जनरल फॉर्मूला है जो सोल्ट का निकल के आया जब हमने बेस को किसके साथ में H2PtCl6 के साथ रिएक्ट कराया, तो ये कंपाउंड बना, है ना। तो इसको मैं आपको एक ऊपर वापस लिख देता हूँ। क्या हुआ भाई, B है, बेस है हमारे पास में, उसकी एसिडिटी है हमारे पास में, एसिडिटी है इसकी n, उसको रिएक्ट किया गया H2PtCl6 के साथ में, तो ये जो हमारे पास में इसकी बेसिसिटी होगी, एसिड है इसकी बेसिसिटी है 2 फिक्स रहेगी। ये रिएक्शन करेगा तो ये तो आ जाएगा B2H2PtCl6 इसके साथ में n, राइट। अब ये जो सोल्ट बना है, अगर आप इसको हीट करते हैं, तो जो प्लेटिनम है वो मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी, राइट। क्योंकि प्लेटिनम कैसी है, एक लेस रिएक्टिव मेटल है। आप सोल्ट को हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लेटिनम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने सिल्वर सोल्ट मेटल में पढ़ा था, वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, हीट करने पर ये कर जाती हैं, नेचुरल फॉर्म में चली जाती हैं। देखिए अब यहाँ पे सिंपली आपको POAC लगाना है। POAC लगाएंगे, POAC किस पे लगाएंगे, POAC लगाएंगे आप प्लेटिनम पे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन
इसमें देखिएगा आपको लगाना है इस सॉल्ट का POC लगाएंगे तो सॉल्ट में प्लेटिनम के एटम्स कितने हैं 3, इंडेक्स कितना है N मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स ऑफ B2H2PtCl6 इंटू N, ठीक है ना। यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा इंडेक्स 1 ही है इंटू मोल्स ऑफ प्लेटिनम, ठीक है। अब हमने को क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट निकालना है किसका, इसका मोलिकुलर वेट निकालना है अपने को किसका, ऑर्गेनिक बेस का। तो कैसे करेंगे देखिए N इंटू ये हमारे पास में जो वेट है इसका पता है W1 है, ये कितना वेट बना है W2 बना है। आप रिएक्शन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसका कितना वेट बना है। तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू, इसमें वेट W2 बना है इसका अपॉन मोलिकुलर वेट आपको पता है कितना होता है इसका प्लेटिनम का 195, ठीक है ना अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट निकाल लेंगे आप। देखिए मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट कितना आएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट जो आएगा उसकी वैल्यू देखिए, मोलिकुलर वेट यहाँ पे जाएगा और ये वैल्यू इधर की तरफ आएगी, तो ये आ जाएगा 195 इंटू N इंटू W1 अपॉन W2। बोलिए सही है क्या, आप चेक कर सकते हैं जो मैंने लिखा है क्या ये सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। देखिए ये उधर जाएगा, W2 नीचे आएगा, 95 ऊपर जाएगा, 95 ऊपर जाएगा, W2 नीचे आ गया। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट निकाल लिया हमने, लेकिन हमें निकालना तो किसका था, मोलिकुलर वेट ऑफ बेस। अब सॉल्ट का निकाल लिया तो हमने को बेस निकालना है, मोलिकुलर वेट ऑफ बेस निकालेंगे। तो क्या करेंगे भाई, सॉल्ट का मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, अब ये वाली चीज़ है प्रेजेंट इसमें सॉल्ट में, तो ये हमने को क्या करना है बेसिकली इसको हटाना है। तो ये क्या है माइनस n टाइम्स है ये जो है हमारे पास सब्सटेंस, इसका मोलिकुलर वेट कितना है, हाइड्रोजन का होता है 2 देखिए, और प्लेटिनम होता है आपको पता है 195, क्लोरीन है 6, एक क्लोरीन का जो होता है एक क्लोरीन होता है उसका होता है 35.5, तो कितनी 6 क्लोरीन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए कितने आ जाएगा 33 और 3 और कैरी 3 और 6 3 18 18 3 21, यही आ रहा है 213 राइट। अब यहाँ पे 213 आ गया क्लोरीन की वजह से। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, ये आ गया 550 है ना, 5 और 5 0 कैरी 1 और 10 और 1 11 और 3 और 1 4, 410 आ गया है ना। ये वाला जो पार्ट है 410 है इसका, इंटू में n इंटू 410 है ना, 410 इंटू n लिख ले 410 इंटू n राइट। तो ये वाली वैल्यू आपका मोलिकुलर वेट आपने इसका हटा दिया, सॉल्ट में से ये वाला हटा दिया तो बच गया क्या B2 बच गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक B का निकालना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, पूरी टर्म्स जो आई है उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये हमारे पास में मोलिकुलर वेट आ गया, इसका मोलिकुलर वेट किसका आ गया, बेस का। कैसे किया, वही है भाई जो पहले वाला जो सिल्वर का मेथड था वही मेथड मैंने अडॉप्ट किया है। क्या किया है, सबसे पहले उसे सॉल्ट बना लिया, सॉल्ट को मैंने हीट कर दिया तो मेटल आ गया। अब POC लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आई है सॉल्ट की उसके अकॉर्डिंग देखिए सॉल्ट वाला फॉर्मूला निकालेंगे, उसमें n की वैल्यू आपको पता है राइट, कितना n क्या है आपके पास में, कितना एसिडिटी है ना बेस की। आप बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करके उसकी एसिडिटी पता कर सकते हैं। पहले एसिडिटी पता होगी, W1 आपको पता है कितना सॉल्ट बनेगा, W2 पता है आपको, मोलिकुलर वेट सॉल्ट आ गया, सॉल्ट का मोलिकुलर वेट आ गया, उसमें से 410 इंटू n का वैल्यू पता है 410, उसको सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे। वी कैन कैलकुलेट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ एन गिवन ऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस का मोलिकुलर वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये 3 मेथड हैं आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड है ना। कोई भी कंपाउंड है आपके पास में उसके अंदर कितना परसेंटेज पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिटर्मिनेशन। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर कितना एलिमेंट का परसेंटेज प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, लाइबेग्स मेथड। लाइबेग मेथड क्या कहता है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, आप उसको क्या करते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ में हीट करते हैं उसको। कॉपर ऑक्साइड के साथ में हीट करने पर वो बनाता है CO2 प्लस
वाटर, CO2 प्लस वाटर बनाता है। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन सपोज आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको लिए सबसे पहले अपन क्या कर देंगे, POC लगाएंगे। POC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑफ ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम के ऊपर लगाएंगे तो मोल्स ऑफ कार्बन निकालेंगे हम। मोल्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सपोज इसमें ये मान लो कि शुरुआत में ये W ग्राम लिया गया था, ये शुरुआत में W ग्राम लिया गया था। इसको कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करने पर ये W1 ग्राम प्रोड्यूस होता है और ये जो पानी प्रोड्यूस होता है वो W2 ग्राम प्रोड्यूस होता है, राइट। ये सब बातें याद रखनी है। मोल्स ऑफ कार्बन क्या होगा, इंडेक्स ऑफ कार्बन कितना है 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, राइट। मोल्स ऑफ CO2 के मोल्स। अब मोल्स ऑफ कार्बन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मोल्स ऑफ कार्बन के लिए वेट ऑफ कार्बन, ये तो कैलकुलेट करना है हमें, है ना। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन कितना हो गया 12 इजिकल टू 1 मल्टीप्लाइड वेट ऑफ CO2 कितना है W1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, ये कितना आएगा भाई 44। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना है 44। तो वेट ऑफ कार्बन अपने पास में आ जाएगा, ये वेट ऑफ W जो है, W तो W मत लिखो इसको, वेट ऑफ कार्बन लिख लो, ठीक है ना, वेट ऑफ कार्बन। तो ये वेट ऑफ कार्बन हमें कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा भाई 12 उधर जाएगा 12 अपॉन 44 इंटू W1 क्या है, वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस। अब वेट ऑफ कार्बन आपके पास में आ गया, जो इनिशियली जो कंपाउंड आपने लिया था उसका मॉलिक्यूलर उसका वेट आपके पास में है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन पता चल जाएगा। बोलो जी, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा भाई, वेट ऑफ कार्बन आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे, वेट ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनिशियली लिया था आपने, इनिशियली कितना लिया था W, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास में परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन कंपाउंड के अंदर आ जाएगा। ऐसी सिमिलरली परसेंटेज ऑफ POC हाइड्रोजन का निकालना है, तो POC ऑन हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स ऑफ क्या जाएगा भाई जल, ठीक है ना। तो यहाँ से आप मोल्स के लिए क्या निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे वेट ऑफ हाइड्रोजन आएगा, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। एटम है तो एटॉमिक वेट लिखते हैं, मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। यहाँ पे 2 है, इंडेक्स 2 है तो 2। अब मोल्स ऑफ वाटर लिखेंगे तो वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ वाटर कितना आया भाई यहाँ पे आया W2, मॉलिक्यूलर वेट पानी का आपको पता है 18 होता है, ठीक है ना। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा भाई, वेट ऑफ हाइड्रोजन आएगा भाई, ये 1 जाएगा उधर की तरफ मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये आ जाएगा अपॉन 9, इसका मतलब आएगा ये वैल्यू आएगी W2 अपॉन 9। वेट आ गया आपके पास हाइड्रोजन का, तो वही परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन, ये W1 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। समझ आ रहा है। ऐसे ही ये जो मेथड है ये केवल परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, नाम है लाइबेग मेथड। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, ड्यूमास मेथड। क्या है, ड्यूमास मेथड क्या होता है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन के परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। वापस सुन लीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन के परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया जाता है ना। यूज्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। क्या होता है भाई, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया आपने, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको आपने क्या किया CO और CuO के साथ में हीट किया। अब यहाँ से जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी उसको नाइट्रोजन को अपन ने लिया है किसके ऊपर, कलेक्ट किया है हमने, कलेक्टेड ओवर वाटर, पानी के ऊपर हमने इसको क्या किया, कलेक्ट किया। जैसे हमने किस में किया था पहले, क्या था क्या याद है, चलो बहुत बढ़िया, अभी हमने किया था। और यहाँ पे जैसे इसको कलेक्ट करेंगे, ये आपके पास में पानी रखा हुआ है, यहाँ पे है N2 प्लस में वाटर के वेपर्स होंगे, देखिए
यहाँ पे वेपर को प्रेशर करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से इनलेट है जहाँ से N2 आ रही है आपके पास में। अब देखिए यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है PT, जो टोटल प्रेशर है वो PN2 के प्लस में P ऑफ H2O की वजह से है। तो PN2 जो आएगा आपके पास में क्या आएगा, प्रेशर ऑफ N2 आएगा आपके पास में टोटल प्रेशर माइनस ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है ना। एक बार खाली रख के अपन पानी का वेपर प्रेशर मेजर कर लेंगे, PO2 आ गया आपके पास में, एक बार N2 को डाल के मेजर कर लेंगे, P टोटल आ गया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो N2 का प्रेशर हमें पता लग जाएगा, राइट। N2 का पता लग गया। अब आपके पास पता है N2 एक गैस है, तो PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस के लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं यहाँ पे यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ से आपके पास में प्रेशर आ गया, नाइट्रोजन के लिए यूज़ कर रहे हैं नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। वॉल्यूम आपको पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, R भी पता है, टेम्परेचर भी पता है। तो N2 के मोल आ गए आपके पास में, नाइट्रोजन के मोल आ गए आपके पास में। नाइट्रोजन के मोल आ गए तो नाइट्रोजन का वेट भी पता कर सकते हैं। नाइट्रोजन का वेट कैसे पता करते हैं, आपको पता है मोल्स क्या होता है भाई, मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, है ना। मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर दें मोलिकुलर वेट से तो हमारे पास में वेट आ जाता है, राइट। तो वेट ऑफ N2 क्या होगा भाई, मोल्स ऑफ N2 के मोल है N है, सपोज N है, और मोलिकुलर वेट कितना होता है नाइट्रोजन का आपको पता ही है भाई, कितना होता है ये 28। तो नाइट्रोजन का वेट आ गया, तो ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं यार आप, आसान है। परसेंटेज ऑफ N2 क्या होगा, वेट ऑफ N2 वेट अपॉन में इनिशियली कंपाउंड लिया था उसका वेट, सपोज मान लिया आपने मान लिया W वेट है, शुरुआत में W वेट लिया है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखने हैं भाई आपको, है ना। इसको वेट ऑफ N2 ना लिख के सीधा आप ये लिख सकते, कितना आया था 28 मोल्स ऑफ 28 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ N2। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास में। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को डेराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको बताया मैंने कैसे करना है। ऐसे ही थर्ड मेथड होता है वो जेल्डाल्स मेथड होता है। जेल्डाल्स मेथड जो होता है वो नाइट्रोजन के डिटर्मिनेशन के लिए ही काम में आता है, लेकिन थोड़ा एफिशिएंट ज़्यादा है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। जेल्डाल्स मेथड क्या है भाई, जेल्डाल्स मेथड तीसरा जो मेथड है आपके पास में, पहला लाइबेग, दूसरा डूमा और तीसरा जेल्डाल्स मेथड। ये भी किसके डिटर्मिनेशन के लिए काम में आता है भाई, नाइट्रोजन के परसेंटेज डिटर्मिनेशन में काम आता है, ये याद रखने की बात है। जेल्डाल्स एंड डूमा मेथड आर यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एन नाइट्रोजन इन ए कंपाउंड। देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास में कोई भी कंपाउंड है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको रिएक्ट कराया जाएगा सबसे पहले किसके साथ में, उसको सबसे पहले हम रिएक्ट कराएंगे H2SO4 के साथ में और NaOH के साथ में। तो इससे बनेगा हमारे पास में अमोनिया गैस, क्या प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया हमने, H2SO4 और NaOH के साथ में रिएक्ट कराया तो हमारे पास में बनेगा अमोनिया गैस। अब अमोनिया जो गैस है बनी है, अमोनिया बनी है, उसको हमने रिएक्ट कराया H2SO4 से, किसके साथ में, H2SO4 से। तो हमारे पास में जो भी बनेगा यहाँ से देख सकते हैं आप, अमोनियम कंपाउंड बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, ये ट्वाइस होगा, ये SO4, ये सॉल्ट बन गया, ये 2 मोल लेने पड़ेंगे यहाँ पे, समझ में आ रही है बात। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आपके पास में मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा और आसानी से हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। सपोज यहाँ पे इसको, ये जितनी भी अमोनिया यूज हुई थी, बनी थी, उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएगा। सपोज H2SO4 की मोलरिटी M थी और इसका वॉल्यूम था V1 वॉल्यूम था, ठीक है ना, मोलरिटी M1 थी, है ना। H2SO4 रिएक्ट कराने के लिए जो लिया है, हैविंग मोलरिटी M1 कोई भी वैल्यू है एंड वॉल्यूम है आपके पास V1 ml, ठीक है ना। तो इसके कितने मोल रिएक्ट करे होंगे भाई, मोल्स पता करने के लिए डायरेक्ट मैंने बताया था M1 इंटू V1। तो यहाँ पे ml में है तो मिली मोल्स आ गए, मिली मोल्स ऑफ H2SO4 यूज्ड, H2SO4 यूज, कितने मिलीमोल्स यूज हुए हैं, M1 इंटू V1, इतने मिलीमोल्स यूज हुए हैं। अब इतने मिलीमोल्स कितने के लिए यूज हुए हैं, ट्वाइस के लिए, ठीक है ना, कितने के लिए, ट्वाइस के लिए। तो यहाँ पे जितने मिलीमोल हैं इतने मिलीमोल्स किसके यूज में होंगे, किसके यूज में होंगे भाई, अमोनिया के, है ना। तो अमोनिया के भी कितने मिलीमोल्स होंगे, M1 इंटू V1,
मिलीमोल्स। क्या ये बात सही है? बोलो जी। जितने मिलीमोल्स हैं उससे डबल होंगे। अरे भाई स्टोइकियोमेट्री ये नहीं कह रही है, ये डबल है, ये 1 है। तो इतने जितने मिलीमोल्स इसके हैं उससे डबल मिलीमोल्स किसके यूज में आएंगे? अमोनिया के, है ना। मिलीमोल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे कितने मिलीमोल्स बने होंगे इसके अमोनिया के, यहाँ पे कितने मिलीमोल्स बने होंगे जो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये होंगे डबल मिलीमोल्स। अमोनिया का पता चल गया आपको, अमोनिया के मिलीमोल्स पता लग गया तो आप अमोनिया का क्या निकाल सकते हैं? वेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मोल्स क्या होते हैं, मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो आपको मिलीमोल्स पता है, तो ये आ गया आपके पास में मिलीमोल्स कितना है? 2m1v1 मिलीमोल्स है, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है ना। इज इक्वल टू वेट ऑफ अमोनिया, वेट ऑफ अमोनिया पता नहीं, वेट ऑफ अमोनिया नहीं पता मुझे कितना बना है। वेट ऑफ अमोनिया लिख दिया। अब मोलिकुलर वेट आपको पता है अमोनिया कितना होता है? 17। कितना होता है? 17, ठीक है ना। तो वेट ऑफ अमोनिया आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, वेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू m1v1 अपॉन 1000। अमोनिया का वेट पता लग गया आपको। एक तो यहाँ पे अमोनिया का वेट भी पता कर सकते हैं, दूसरा आपको निकालना क्या था? N2 का। क्या निकालना था? N2 का। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया, ये तो एक अमोनिया का वेट अलग से निकाल लिया। अगर हमें यहाँ पे नाइट्रोजन का परसेंटेज पता करना है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? POAC लगा देंगे, POAC किस पे लगाएंगे? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन के मोल निकालूंगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2। तो ये कितना होगा? देखिए ये ध्यान से सुनने की बात है। तो N2 का निकालना है तो देखिए यहाँ पे जितने भी मोल्स बनेंगे, पहले तो आप N का निकाल लीजिए, N का निकाल लीजिए, आसान रहेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स नाइट्रोजन का इतना है 1 इंटू मोल्स ऑफ अमोनिया। समझ में आया? N2 इस पे लगाना है POAC, तो नाइट्रोजन के मोल्स निकालने, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो क्या होगा? 1 इंडेक्स इसका इंटू मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स ऑफ अमोनिया, ये लिख दिया। अब N2 का निकालना है, मोल्स ऑफ N2 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? इससे डिवाइड हो जाएगा। जितने मोल्स आएंगे, नाइट्रोजन के मोल्स आएंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो N2 के मोलिक्यूल आ जाएंगे ना हमारे पास में, मोल्स ऑफ N2 आ जाएंगे। अब देखिए मोल्स ऑफ N2 क्या होगा? वेट ऑफ N2, वेट ऑफ N2 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट N2 का कितना होता है भाई? 28 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया। अब मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास में नहीं आए, क्या आए थे? मिलीमोल्स। तो क्या आए थे मिलीमोल्स? 2 इंटू m1 अपॉन v1। अब ये मोल्स करने हैं इसको कन्वर्ट, तो 1000 से डिवाइड, अपॉन में 2 भी था साथ में, तो ये 2 भी चल रहा है साथ में, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वेट, आ गया आपके पास में वेट ऑफ, क्या है वैल्यू? देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेट ऑफ N2 आपके पास में कैलकुलेट होके आया, ये 28 उधर चला जाएगा, 28 m1v1 अपॉन 1000। ये वेट आ गया N2 का। परसेंटेज पता करना है, परसेंटेज ऑफ N2 पता करना है भाई, तो ये आ गया 28 m1v1 अपॉन 1000, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका वेट मान लिया W, है ना, वेट अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आ गया आपके पास में N2 का परसेंटेज, है ना। आप 100 से कैलकुलेट डिवाइड भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास में 5 पे और ये आ जाएगा 14 पे। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास में 14/5 इंटू m1v1 अपॉन W। m1 क्या है? मोलैरिटी ऑफ H2SO4, मोलैरिटी ऑफ H2SO4। v1 क्या है? वॉल्यूम, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ H2SO4, किस में? ml में है। और W क्या है? W है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसका वेट है। तो इस तरह से हम इसका भी वेट निकाल सकते हैं।
वेट परसेंटेज इसका N2 का आप निकाल सकते हैं, वेट ऑफ अमोनिया भी निकाल सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है, इसको मतलब क्वेश्चन में कैसे भी पूछ ले तो अमोनिया का वेट निकाला जा सकता है ना। बेसिकली N2 के परसेंटेज को डिटर्मिनेशन के लिए यूज में आता है। अब देखिए एक और है कैरियस मेथड, है ना। बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये जो POAC है ना उसी का एप्लीकेशन पार्ट भी कहा जा सकता है इसको। क्या है ये? POAC का एप्लीकेशन पार्ट है। जैसे कैरियस मेथड है, कैरियस मेथड क्या है? कैरियस मेथड ये क्या होता है? ये हैलाइड्स के परसेंटेज डिटर्मिनेशन के काम में आता है ना। हैलोजन कह दो आप, हैलोजन परसेंटेज डिटर्मिनेशन, इसके परसेंटेज डिटर्मिनेशन किसी कंपाउंड के अंदर है उसको कैलकुलेट करने में काम आता है। हैलोजन कैसे काम आता है? जैसे आपने कोई भी कंपाउंड लिया, हैलोजन कंपाउंड है ना, हैलोजन कंपाउंड है, उसको आप सीरीज ऑफ रिएक्शन, मुझे नहीं पता क्या क्या रिएक्शन कराई गई है ना, लास्ट में आपने उसमें AgNO3 से रिएक्शन करा दी, ठीक है ना। तो आपके पास में बन गया सपोज सिल्वर सॉल्ट बन गया, AgX बन गया। क्या बन गया? AgX बन गया, है ना। आपको पता ही है AgCl होता है वाइट कलर का, ClOX मतलब हैलाइड, और आपके पास में ब्रोमीन हो तो पेल येलो होता है, आयोडाइड हो AgI बनता है तो डार्क येलो कलर का होता है। अब ये कंपाउंड बन गया। अब हमें पता है AgX पे POAC लगा देंगे, POAC किसके लिए? POAC ऑन X, है ना, क्लोरीन के लिए निकालना है परसेंटेज, उसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे X के ऊपर लगाएंगे तो मोल ऑफ X आ जाएगा पास में। तो क्या होगा? इंडेक्स कितना है? 1 इंटू मोल्स ऑफ AgX, मोल्स ऑफ AgX। अब आपको पता है, देखिए मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन है तो क्लोरीन का हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन है तो आयोडीन का हो जाएगा, इजिकल टू मोल्स क्या होगा? ये वेट तो हमें पता है W1 आया सपोज, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ AgX का मोलिकुलर वेट हमें पता है, AgCl होगा उसका भी निकल जाएगा। ये W1 भी पता है और मोलिकुलर वेट ऑफ C भी पता है। तो वेट हमारे पास में, एलिमेंट का जो वेट है वो हमारे पास में कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ से समझ में आ रहा है? ये वेट किसका है? ये जो ऊपर वाला वेट है ये तो किसका है? एलिमेंट का है ना। ये क्या हो सकता है? X का मतलब क्या है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये हो सकता है। मोलिकुलर वेट है X का, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, है ना, इजीली कैलकुलेटेड, ये आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। W1 हमारे पास में आया था और मोलिकुलर वेट ऑफ X हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, ऐड करके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कंपाउंड के अंदर X की वैल्यू है उसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है।